हमने सॉलिड स्टेट के लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर सॉलिड के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में स्टडी किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड की क्लासिफिकेशंस के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है? देखिए, जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है उस पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेस पर हम सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड इज द अमॉर्फस सॉलिड्स। एक पार्ट में हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे अमॉर्फस सॉलिड्स की। सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किसको बोला जाता है? ये वो सॉलिड होते हैं जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो एक डेफिनेट पैटर्न से रहता है, और उस डेफिनेट पैटर्न की वजह से जो हमारे को ज्योमेट्री मिलती है इस कंसर्न सॉलिड की, वो एक वेल डिफाइंड ज्योमेट्री ऑब्टेन्ड होती है, यानी वेल डिफाइंड हमारे को स्ट्रक्चर मिलता है। यानी कहने का मतलब क्या है? Those solids which give a definite or well-defined arrangement, well-defined arrangement of constituent particles, that is well defined geometry, उन सॉलिड्स को बोला जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोला जाता है। जैसे हम एक एग्जामिनेशन हॉल की बात करते हैं, जब भी हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाते हैं वहां पर एक जो सीटिंग प्लान होता है वो एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है वो एक डेफिनेट ज्योमेट्री देता है हमारे को। अमॉर्फस सॉलिड के केस में जो ज्योमेट्री रहती है, जो स्ट्रक्चर रहता है वो वेल डिफाइंड नहीं रहता, नॉट वेल डिफाइंड ज्योमेट्री, दैट इज constituent particles are not arranged properly, are not arranged properly or well defined, that is called crystalline solids, sorry amorphous solids। अब हम बात करते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है, सेकंड पॉइंट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से, डेफिनेट पैटर्न की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो शार्प रहता है। यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड are very sharp, are very sharp रहता है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स। जो अमॉर्फस सॉलिड होता है इसके केस में जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है आर नॉट वेरी शार्प, वो साफ नहीं रहता। थर्ड पॉइंट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो एक लॉन्ग ऑर्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। यानी लॉन्ग ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, पैक्ड स्ट्रक्चर। अमॉर्फस सॉलिड के केस में शॉर्ट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट रहता है, शॉर्ट
arrangement, pack, structure. फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जो फोर्थ पॉइंट है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। हम देखेंगे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है, फोर्थ पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अमorphous सॉलिड्स। देखिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है वो अनआइसोट्रोपी को शो करता है, अनआइसोट्रोपी। द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स are anisotropic in the nature. Very important points. Anisotropic in the nature. Now the question arises, what is the mean of anisotropy? Anisotropy का mean क्या होता है? Anisotropy का means होता है जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन, हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, यदि डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो वैल्यू है यदि वो डिफरेंट रहता है, हम उसको कहते हैं वो अनआइसोट्रोपी को शो करता है। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अरेंजमेंट है लाइक दिस, यदि मैं इस डायरेक्शन के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इस डायरेक्शन के अंदर बात करता हूं, इस डायरेक्शन में इसका वैल्यू डिफरेंट रहेगा, इस डायरेक्शन के अंदर इसका वैल्यू डिफरेंट रहेगा। हम दूसरा एग्जांपल NaCl का ले सकते हैं जिसमें कैटायन और एनायन की पोजीशन फिक्स रहती है। यानी यदि मैं एक डायरेक्शन के अंदर कैटायन की पोजीशन की बात करता हूं वो फिक्स होगी, हो सकता है दूसरी डायरेक्शन के अंदर उस कैटायन की पोजीशन वो फिक्स ना हो। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन से दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनआइसोट्रोपिक इन द नेचर। यानी अनआइसोट्रोपी का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर यदि फिजिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यू यदि डिफरेंट रहता है, हम उसको कहते हैं अनआइसोट्रोपिक। अब बात करते हैं अमorphous सॉलिड की। जो अमorphous सॉलिड होता है वो आइसोट्रोपिक होता है नेचर के अंदर, आइसोट्रोपिक इन द नेचर। यानी आइसोट्रोपी मींस the value of any of the physical properties, the value of any of the physical properties, the value of any of the physical properties have a same value, have a same value in all the directions, in all the directions, that is called isotropy। अमorphous सॉलिड हमेशा क्या होते हैं, नेचर के अंदर आइसोट्रोपिक होते हैं। अब बात करते हैं हम एग्जांपल्स की, फिफ्थ पॉइंट पे। जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं all are the example of the crystalline solids। for example all ionic solids, example NaCl, cesium chloride, MgSO4, calcium chloride, copper, silver, gold, all are the examples of the crystalline solids।
यदि हम अमरफस सॉलिड के एग्जांपल की बात करते हैं, हम एग्जांपल सिलिका, रबर, ग्लास are the examples of amorphous solids. amorphous solids. और देखिए ग्लास हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी का रहता है, डिफरेंट कैटेगरी का ग्लास होता है हमारे पास, डिफरेंट कैटेगरीज। ऑप्टिकल ग्लास हो सकता है, कलर ग्लास हो सकता है, पायरेक्स ग्लास हो सकता है। इसी वजह से जो ग्लास है अमरफस सॉलिड के केस में डिफरेंट कैटेगरी होने की वजह से हम ये कहते हैं जो इनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट है उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट के अंदर वेरिएशन रहता है, वेरी करता है फ्रॉम one substance forum to another substance forums. These are the examples of the amorphous solids. Amorphous solid not. Amorphous solids को हम सूडो सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। इसका एक अलग नेम और है, इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। इसका लिक्विड की तरह टेंडेंसी होता है फ्लो करने का, दैट्स व्हाई अमरफस सॉलिड, व्हाई एक क्वेश्चन बनता है यहां से, व्हाई amorphous solids are known as supercooled liquid. supercooled liquid यानी अमरफस सॉलिड को हम सुपरकूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया जो अमरफस सॉलिड्स होते हैं उनका टेंडेंसी एक लिक्विड की तरह फ्लो करने का रहता है। जैसे हम विंडो के अंदर देखते हैं, हम जहां ग्लास, कलर ग्लास यूज करते हैं, आफ्टर फ्यू इयर्स, आफ्टर फ्यू टाइम्स क्या होता है, वो फ्लो करके जो बॉटम होता है बॉटम में से ठीक हो जाता है और जो बीच में लेयर रहता है वो ठीक हो जाता है। इसी वजह से उसकी फ्लोइंग टेंडेंसी की वजह से ही हम क्या कहते हैं, जो अमरफस सॉलिड होता है दैट इज रिगार्डेड एज ए सुपरकूल्ड लिक्विड। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड द अमरफस सॉलिड्स। अब हम बात करते हैं, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कि सॉलिड्स को हम कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। देखिए मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर फाउंड इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, जो मोस्टली जो सॉलिड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। फर्दर इस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेस पर हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। अभी हमने डिफरेंस देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर, अमरफस सॉलिड के अंदर डिफरेंस देखा। पहले केस में हमने देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर वेल डिफाइंड ज्योमेट्री मिलती है, हमारे को स्ट्रक्चर मिलता है। अमरफस सॉलिड के केस में हमारे को वेल डिफाइंड ज्योमेट्री नहीं मिलती ड्यू टू द इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सेकंड केस के अंदर हमने देखा कि वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है वो शार्प रहता है। अमरफस सॉलिड के केस में वो वेरी करता रहता है, दैट्स डिपेंडिंग अपॉन द फोरम। जैसे हम ग्लास का एग्जांपल लेते हैं, वो वेरी करता रहता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। तीसरा एग्जांपल हमने देखा कि इसके अंदर लॉन्ग ऑर्डर्ड अरेंजमेंट पैक स्ट्रक्चर मिलता है हमारे को क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में। अमरफस सॉलिड के केस में बच्चों हमारे को जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है वो शॉर्ट फॉर्म के अंदर हमारे को मिलती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था इन दोनों पॉइंट ऑफ डिफरेंस में वो क्या था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है वो अनआइसोट्रोपी शो करता है। यानी अनआइसोट्रोपी का मतलब हमने देखा कि यदि डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यू यदि डिफरेंट रहता है तो हम उसको कहते हैं अनआइसोट्रोपिक। अमरफस सॉलिड के केस में चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए आपको वैल्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज का सेम मिलेगा। उसके बाद हमने एग्जांपल देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर, हमने एग्जांपल देखा आयनिक सॉलिड्स है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, NaCl है, सीजियम क्लोराइड है, कैल्शियम फ्लोराइड्स है, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स।
इधर हमने दूसरी तरफ अमरफस सॉलिड का एग्जांपल देखा। अमरफस सॉलिड के केस में हमारे पास क्या है, जैसे रबड़ है, ग्लास है, प्लास्टिक है, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द अमरफस सॉलिड्स। नाउ we classify classification of crystalline solids on the basis of intermolecular forces, on the basis of intermolecular forces। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसके बेस पर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए फोर्सेस के बेस पर हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की फोर्सेस के बेस पर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में। फर्स्ट वन इज द मेटालिक सॉलिड, सेकंड इज द metallic solid, second is the ionic solids, third one is the covalent solids, also known as the network solid, and fourth is the molecular solids। Again I repeat, on the basis of the intermolecular forces among the constituent particles, crystalline solids can be divided into 4 categories। First one is the metallic solid, second is the ionic solid, third is the covalent solid, also known as the network solid, and fourth one is the molecular solids। Now one by one we will study। देखिए फर्स्ट है हमारे पास metallic solids। metallic solids जैसे नाम से पता चल रहा है इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मेटल के फॉर्म में रहेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल्स। फॉर एग्जांपल कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इट इज। नेचर ऑफ बॉन्डिंग है, नेचर ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं। नेचर ऑफ, यदि बॉन्डिंग की बात करूं मैं, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, इनके अंदर मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है, मेटालिक बॉन्डिंग पाई जाती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेटालिक बॉन्ड? मेटालिक बॉन्ड होता क्या है? ये जस्ट क्या होता है, इट इज द electrostatic force, electrostatic force between the kernel and mobile electrons, mobile electrons, यानी ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कर्नल्स के बीच में और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल है सोडियम, हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है। अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम, ये इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। देखिए क्या होगा, मेटल्स की जो टेंडेंसी है, ये सोडियम मेटल क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसने, इसको बोलते हैं हम क्या, मोबाइल इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है इसको, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या कोर इलेक्ट्रॉन्स। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम कर्नल्स, कर्नल्स। अब क्या हुआ देखिए, जितने मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की
नंबर ज्यादा होगी, मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा रहेगी। और जितनी संख्या इनकी ज्यादा रहती है, इसी वजह से यदि हम आयरन का एग्जांपल लेते हैं, आयरन के केस में जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, जनरली जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं नेचर्स के अंदर। उसके पीछे बेसिकली जो रीजन होता है वो बेसिकली रीजन क्या रहता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन्स का रहता है। अब देखिए सोडियम, हमारे पास सोडियम प्लस फोर में यहां पड़ा है सोडियम प्लस, इधर भी हमारे पास सोडियम प्लस फोर में पड़ा, यानी यहां भी कार्बन्स है, यहां भी कार्बन्स है, यहां हमारे पास कार्बन्स है, इधर भी कार्बन्स है, यहां इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है। तो देखिए क्या होगा, इस पॉजिटिव के बीच में यानी इस कार्बन्स के बीच में और इस मोबाइल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। यानी हमारे पास जो पहला टाइप था उसमें हमने क्या देखा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल्स की फॉर्म में रहते हैं, कॉपर हो सकता है, सिल्वर, गोल्ड, कोई भी मेटल्स हो सकता है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या रहती है, इसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग रहती है। एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द मेटालिक बॉन्डिंग्स, इट इज जस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द कार्बन्स एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अब जितने ज्यादा इसके अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी कोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसी की वजह से जो मेटल्स होते हैं उनका जो हार्ड होने का टेंडेंसी है वो बेटर रहता है। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप था मेटालिक बॉन्डिंग, मेटालिक सॉलिड्स। अब हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड्स की। आयनिक सॉलिड्स सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करते हैं आयनिक सॉलिड्स। देखिए आयनिक सॉलिड्स किसको बोला जाता है, आयनिक सॉलिड्स आयनिक सॉलिड्स, इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो कैटायन एंड एनायन की फॉर्म में रहते हैं, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है आयनिक, यानी आयंस की फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में। अब देखिए यदि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैटायन और एनायंस हैं, इसके अंदर जो नेचर ऑफ, यदि बॉन्डिंग की बात करता हूं मैं, वो रहता है नेचर ऑफ बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड्स। और आयनिक बॉन्ड क्या रहता है, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between the cations and anions। कैटायन और एनायन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, यानी जब एक कैटायन एक एनायन को अप्रोच करता है, उसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर डिस्टॉर्शन रहता है, और इस आयनिक बॉन्डिंग की वजह से ही जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है इन सॉलिड्स का, वो क्या रहता है, हाई रहता है। This is the second type of ionic solids। थर्ड टाइप में बात करते हैं हम, थर्ड टाइप में कोवलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें एटम की फॉर्म में रहते हैं, और जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग होता है, इसके एग्जांपल नोट कर लीजिए आयनिक सॉलिड्स के। NaCN है, ZnS है, कैल्शियम फ्लोराइड है, CaTiO3 है, etc। ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द आयनिक सॉलिड्स। अब यहां पर देखिए नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड रहेगा, कोवलेंट बॉन्ड। एग्जांपल देख लेते हैं हम इसके अंदर, ओनली फ्यू एग्जांपल्स, इसके अंदर का कुछ ही एग्जांपल है कोवलेंट सॉलिड्स के सिलेक्टेड है हमारे पास। एग्जांपल है इसके अंदर डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, etc।
देखिए कोवलेंट जो सॉलिड्स होता है इनकी जो सबसे रिमार्केबल प्रॉपर्टीज है वो क्या रहती है, जनरली उन सॉलिड्स को हम कोवलेंट सॉलिड बोलते हैं जिनके अंदर हमारे को एक 3D नेटवर्क मिलता है, यानी दो सॉलिड्स which give a 3D network बस in the form of structure is known as the covalent solids. Those solids which form a 3D network, which form a structure in form of 3D network, that is called covalent solids. For example, हमारे पास डायमंड्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। इस प्रकार से हमारे को नेटवर्क मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट सॉलिड्स बोलते हैं। यानी इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या रहती है कि इनके अंदर हमारे को एक नेटवर्क मिलेगा, 3D नेटवर्क मिलेगा, जिनको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट सॉलिड्स कहते हैं। एंड लास्ट वन इज द मोलिकुलर सॉलिड्स। लास्ट हम बात करते हैं मोलिकुलर सॉलिड्स। मोलिकुलर सॉलिड्स मोलिकुलर सॉलिड्स कोवलेंट सॉलिड्स को छोड़ के जो बाकी एग्जांपल बचते हैं उनमें हम मोस्टली कंसीडर करते हैं मोलिकुलर सॉलिड्स को, जो एग्जांपल हमने देखे जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग की इन्वॉल्वमेंट रहती है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे यहां पर वैन डर वाल्स फोर्सेस और एक पार्टिकुलर सीरीज रखते हैं जिसके अंदर, और वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी इनके अंदर जो हमारे पास नेचर ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं हम, फोर्सेस वैन डर वाल्स फोर्स रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम की फॉर्म में भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी रहते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं हम, P4 है, S8 है, आर्गन सॉलिड है, सॉलिड H2O है, H3BO3 है, etc. All are the examples of the molecular solids. For example, अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि जो हमारे पास जो H3BO3 है और सॉलिड H2O है, इसमें हम क्या करते हैं, दो कैटेगरी रखते हैं, एक तो वैन डर वाल्स फोर्सेस की और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हमारे पास H3BO3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल रहता है और सॉलिड H2O वो भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल रहता है। बाकी हमारे पास एग्जांपल है मोलिकुलर सॉलिड्स के। अब देखिए हमारे पास एक I2 कोई भी हमारे पास एक कोवलेंट सॉलिड है, ये एक कोवलेंट सॉलिड है। जैसे ही दूसरा I2 का मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आता है, इन दोनों के बीच में जस्ट ये क्या है, इसको बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस भी क्या है, जस्ट इट इज आल्सो जस्ट ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखिए क्या होगा, ये गैस है, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं एक F2 का मॉलिक्यूल्स है, वो दूसरे F2 के मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आता है, फोर्सेस यहां पर भी रहती हैं, लेकिन जनरली हम इसको गैस के केस में कंसीडर करते हैं। आल्सो N2 जब एक दूसरे N2 के कांटेक्ट में आता है, वो भी हमारे पास गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ऐसा क्यों होता है कि इसको हम सॉलिड की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, इसको हम गैस की कैटेगरी के अंदर रखते हैं? तो देखिए क्या होता है, जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, as the molecular mass increases, वैन डर वाल्स
सॉलिड के रूप में। दैट्स व्हाई I2 in the contact of other I2 molecules show solid behavior, और बाकी जो हमारे पास रहते हैं वो गैसीय स्टेट के अंदर या लिक्विड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। वंडर वाल फोर्स, मोलिकुलर मास जितना बढ़ेगा वंडर वाल फोर्स उतना ही स्ट्रांग होगा, और वंडर वाल फोर्स जितना स्ट्रांग होगा वो किसके रूप में एग्जिस्ट करेगा, वो सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करेगा। दिस इज द classification of crystalline solids on the basis of the intermolecular forces.